सबसे पहली चीज, अमिताभ बच्चन इस देश के इतने बड़े स्टार बने, जिनकी आवाज के, जिनके कद के, जिनके अंदाज के, जिनकी चाल के लोग दीवाने हैं। जब अमिताभ बच्चन बने तब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। कल्पना चावला जाके अंतरिक्ष में देश का झंडा फहरा के आ गई, तब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। ध्यानचंद ने इस देश को हॉकी के इतने स्वर्ण पदक दिखाए, तब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए राज किया, तब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। अटल जी ने इस देश को अंतरराष्ट्रीय फलक पे पहुंचाने के लिए न जाने क्या क्या किया, तब तक देश को मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। आपके पिता जो किसी गांव से आए और जिन्होंने अपना व्यवसाय वहां तक पहुंचाया कि आज आप इस काबिल हुए कि संस्कार शिविर में बैठ के उन अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो पढ़ने के लायक आपके पिता नहीं थे, आपके दादा नहीं थे, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं था। आपके पास मोबाइल है पर संस्कृति से आप दूर चले जा रहे हैं। उनके पास मोबाइल नहीं था पर संस्कृति थी। इस संस्कृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है। ये संस्कृति बहुत आवश्यक है। सच्चाई थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। अगर मेरे कहने से आप एक पहली चीज आज याद कर सकें, हम उपवास करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, जल का त्याग करते हैं। मैं जानता हूं आप एकदम से त्याग तो नहीं कर पाएंगे, हफ्ते में एक दिन इस फोन का त्याग कर दीजिए कि आज मैं सुबह से शाम फोन के पास नहीं जाऊंगा या फोन को मेरे पास नहीं आने दूंगा। किसी ने किसी से पूछा क्या आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? उसने कहा करता हूं। बोले गलत कह रहे हो तुम, मोबाइल फोन तुम्हारा इस्तेमाल करता है। और इतना सब समझाने के बावजूद भी 4 लोग हैं जो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इन 3000 लोगों की भीड़ में सिर्फ 4 लोग हैं जो मोबाइल लेके बैठे हैं। मेरे कहने से बाकी सब लोगों ने रख दिया। मुझे इससे ज्यादा खुशी इस बात की। यह आवश्यक है, सुने। जीवन में सुनना बहुत आवश्यक है। सुनेंगे तो गुनेंगे, गुनेंगे तो जीवन में सपने बुनेंगे, सपने बुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये सुनना बहुत जरूरी है। समस्या यह है कि हम लोग सुनते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। आप बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी उम्र से मैं भी गुजरा हूं और यकीन मानिए आपकी उम्र का एहसास मैं आज तक अपने भीतर जिंदा रखता हूं। क्योंकि इस उम्र में जो ऊर्जा है, इस उम्र में जो उमंग है, इस उम्र के अंदर जो आगे बढ़ने की ललक है, इस उम्र के अंदर जो एक आभास है आसमान छूने का, इस उम्र में अपनी मुट्ठी में दुनिया को कैद करने की एक जो क्षमता है, वो किसी और उम्र में नहीं होती। और इस उम्र में अगर आप अपनी इस ऊर्जा को, उमंग को, इस ताकत को, इस सपने को, इस ललक को, इस क्षमता को अगर आप मिलके आगे बढ़ाएं तो आप दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपकी उम्र में रहा हूं, आपकी उम्र से गुजरा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं। मुझे लगता है, जब कहते हैं कि लोग, ये नई पीढ़ी कहीं बिगड़ रही है, इधर उधर जा रही है, तो मैं आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं। आप इस दुनिया को बदलने के सबसे बड़े माध्यम हो। इस मालवा के एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने देश में, मेरे लिहाज से वो देश का सबसे बड़ा कवि है, बाल कवि बैरागी, जो आपके मालवा की माटी में पैदा हुए। बाल कवि बैरागी की 4 पंक्तियां मैं सुनता हूं, वो आपके नाम करता हूं। वो आपकी पीढ़ी को देख के कहते हैं कि क्या कहा, अंधेरा जीत गया। जब इस पीढ़ी को यह कहा जाता है कि ये पीढ़ी बिगड़ गई है, तो वो कहते हैं क्या कहा, अंधेरा जीत गया। क्या कहा, उजाला हार गया। और क्या कहा, सूरज के सारे ही कुनबे को लखवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है। और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये पीढ़ी सपनों को मुट्ठी में कैद करती है। लेकिन इस पीढ़ी के साथ समस्या यह है कि हम जल्दबाजी में बहुत हैं। हम सब कुछ तुरंत पा लेना चाहते हैं, हम सुनते नहीं हैं। अपने पिता के पास बैठिए, उनके संघर्षों की गाथा सुनिए। अपने दादा के पास बैठिए, क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। उनका होने का कारण समझिए और सुनिए। हमारे माँ बाप की चिंता सबसे बड़ी ज्यादा यही है कि सुनते नहीं। हमसे पूछते कहां जा रहा है, अभी आ रहा हूं। हमने कभी नहीं बताया कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि हम सवाल ध्यान से सुनते नहीं है। अच्छा, एक काम करो, अपने पास का एक व्यक्ति चुन लो। 2-2 लोग एक टीम होगा। चुनने का मतलब गले नहीं लगना है, स्वयंवर नहीं है। 2-2 लोगों की टीम बना लीजिए, ठीक है ना? और एक काम कीजिए, 2 में से एक कस के मुट्ठी बंद कीजिए, कस के। दूसरा, उसे जो साथी है उसे खोलने की कोशिश कीजिए।
राइट? कस के पकड़ लीजिए, दूसरा खोलने की कोशिश कीजिए। जो जल्दी खोल देगा वो टीम जीत जाएगी, फटाक से। वेरी गुड, ओके। पहला उदाहरण कि हम सुनते नहीं हैं, राइट? लगे पड़े थे। मैंने कहा था जो पहले खोल देगा वो टीम जीत जाएगी। जीत टीम की थी, खोल देते। समस्या यह है कि हम सुनते नहीं। सुनिए, संस्कारों की पहली घुट्टी सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उस पीढ़ी को सुनिए जो आपके आगे बैठी है। इस पीढ़ी के पास आपके जितने साधन नहीं है, इस पीढ़ी के पास आपकी जितनी सुविधाएं नहीं है, इस पीढ़ी के पास आपके जितना धन नहीं था जब ये पढ़ते थे, इस पीढ़ी के पास वो डिग्रीज भी नहीं है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन इस पीढ़ी के पास दुनिया में संघर्षों से लड़ने का मादा है। इस पीढ़ी के पास ज्यादा अनुभव है, इस पीढ़ी के पास आपको राह दिखाने की ताकत है। इन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए। इन सफेद बालों का सम्मान कीजिए, क्योंकि सफेद करने में बाल उम्र निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। इनका सम्मान करना आवश्यक है। इन्हें सुनिए। हमारी समस्या यह है कि हम सुनते वही हैं जो सुनना चाहते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग। हम सुनेंगे वही जो सुनना चाहेंगे और कुछ सुनते ही नहीं है। एक रास्ते में एक बुढ़िया बेहोश हो गई। अब बेहोश होकर गिरी तो हिंदुस्तान में जैसा होता है अक्सर 3 4 5 लोग इकट्ठे हो गए, वैसे यहां लोगों को इकट्ठे करने के लिए किसी के बेहोश होने की आवश्यकता भी नहीं है। 2 लोग ऐसे खड़े हो जाओ, 5 मिनट में लोग आ जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आखिर वाले को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, वो अंदाजा ही लगाएगा क्या हुआ। हम लोग सुनते वही हैं जो सुनना चाहते हैं। बुढ़िया बेहोश हो गई तो किसी ने कहा कि अरे अरे ये इसको तो मिर्गी आई है, जूता सूंघाओ, इलाज। हिंदुस्तानी आदमी इलाज बताने में बहुत जल्दबाजी करता है। मिर्गी आई। दूसरे का नहीं नहीं नहीं, मेरे को मालूम है ऐसी बेहोशी के अंदर जलेबी खिलाते हैं, जलेबी खिलाओ। दूसरा बोला नहीं, गर्दन के पीछे की नस दबाओ। चौथा बोला नहीं, अंगूठा दबाओ, पांव का ठीक हो जाएगी। पांचवा बोला मैं नहीं कह रहा हूं ना, जूता सूंघाओ। इतने बुढ़िया ने आंख खोली, बोले उस जलेबी वाले की बात भी सुन लो कोई। बुढ़िया ने वही सुना जो सुनना चाहा। हम लोग वही करते हैं, सेलेक्टिव लिसनिंग। हम सुनते वही हैं जो सुनना चाहते हैं। जिंदगी में हर चीज सुनने की कोशिश कीजिए। सुनिए, सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थ ने एक बात कही मेरी भाषा के बारे में, हिंदी। दुनिया की कोई भी भाषा तब तक समृद्ध नहीं हो सकती और आपकी अपनी भाषा तब तक समृद्ध नहीं हो सकती जब तक आप सुनेंगे नहीं। गलत सुनेंगे तो गलत बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी बातें कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो चरित्र अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा तो दुनिया अच्छी होगी। दुनिया को अच्छा करने के लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छा सुनिए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं कश्यप परिवार को कि उन्होंने एक ऐसे आयोजन की परिकल्पना की कि हम इतने युवाओं को यहां बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कौन सोचता है आज के जमाने में बहुत आसानी से ये लोग गीत संगीत का कोई फूहड़ कार्यक्रम करा सकते थे, जहां फूहड़ गीत संगीत बजते हैं, सिद्धार्थ जैसे म्यूजिक देता है वैसा नहीं। कोई ऐसा कार्यक्रम करा सकते थे जहां कुछ फिल्मी नगमे गुनगुनाए जाते हैं, नृत्य होते और आप लोग झूमते झामते घर चले जाते। लेकिन इन्होंने एक परिकल्पना की कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपसे बातचीत की जाए, और बातचीत इसलिए की जाए कि आप देश की धरोहर है, बातचीत इसके लिए की जाए कि आप समाज की सबसे बड़ी इकाई है जिससे आगे राष्ट्र का निर्माण होने वाला है। बातचीत इसलिए की जाए कि आप कल के वो लोग हैं जिनसे हमारा आज गौरवान्वित होना चाहता है। बातचीत इसलिए की जाए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बातचीत इसलिए की जाए कि इस 125 करोड़ लोगों के देश में 63% लोग 35 साल की उम्र से कम लोग हैं, उन्हें देश को आगे बढ़ाना है। और बातचीत इसलिए की जाए कि कल को इस देश की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो आपको सौंपी जाएगी, और आपको जिम्मेदारी सौंपने से पहले आपसे बातचीत तो की जाए कि आप दुनिया में आगे कैसे बढ़े, इन संस्कृति और संस्कार को कैसे हम पास में रखें और पश्चिम की तरफ भागने। आप अपनी सबसे बड़ी चीज कि हमारी संस्कृति पे गर्व कीजिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं अगर आपकी संस्कृति से जुड़ना है तो सबसे पहले इस संस्कृति पे आपके गौरव का भाव होना चाहिए। मेरे लिए अगर सबसे बड़े गौरव का भाव यह है कि मैं भारत की माटी में पैदा हुआ, इससे बड़े गौरव का भाव क्या हो सकता है? ईश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम इस धरती पे पैदा हुए।
और हमारी संस्कृति तो अद्भुत है। इस संस्कृति का कोई मुकाबला करेगा? ये वो संस्कृति है जो 18 साल का युवा देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाता है। ये वो संस्कृति है जहां एक स्वामी भक्त स्वामी भक्त अपने बेटे को कटवा देती है इस देश के लिए। ये वो संस्कृति है। ये वो संस्कृति है जहां एक घोड़ा राष्ट्र चेतना के लिए कुर्बान हो जाता है जिसका नाम चेतक होता है। ये वो संस्कृति है जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। ये वो संस्कृति है जहां गुरु अपने बेटे को दीवारों में चिनवा देते हैं। ये वो संस्कृति है जहां भाई अपनी बहन से हाथ में सिर्फ एक धागा बनवाता है, लेकिन उसे मालूम है कि इस धागे की कीमत कितनी है। ये वो संस्कृति है। ये वो संस्कृति है जहां 125 करोड़ लोग किसी भी धर्म के हो लेकिन मिलकर रहते हैं, साथ रहते हैं, और हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। इस संस्कृति पे गर्व कीजिए, गौरव कीजिए। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड। और मैं कहता हूं कि आदमी अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी क्यों ऊब जाता है? अरे पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके तो सूरज भी डूब जाता है। हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। ये हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा गौरव है, ये हमारा देश है। पूरी दुनिया में आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं साहब, हमारी संस्कृति का सिद्धार्थ, पूरी दुनिया में 206 देश हैं। इस ग्लोब पे छोटे बड़े इतने देश, तमाम देशों में घूमने के बाद, सारी दुनिया, आधी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि पूरी दुनिया में यह संस्कृति सिर्फ हिंदुस्तान में है, दूसरे किसी देश में नहीं है। बात बहुत छोटी सी है, पूरी दुनिया में यह सिर्फ हिंदुस्तान में है कि बच्चा मां बाप के पांव छूता है। वो उस चरण रज को लगा के माथे पे रखता है कि आपके चरणों की धूल मेरी मस्तक से ऊंची है, आप मुझे इस दुनिया में लेकर। ये संस्कृति और किस देश में होगी? और हमारी संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए, हमारी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। हमारी भाषा, क्यों हिंदी बोलने में हिचकते हैं? अंग्रेजी बोलने को आप आधुनिकता क्यों मानते हैं? अंग्रेजी सीखिए, जरूर सीखिए, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी बोलने में आप हिचकिचाइए मत। हिंदी में दोयम दर्जे की भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मां है। और हिंदी बोलने से आप देखो, गांव में पला बड़ा एक लड़का, जहां पे 500, 700, 1000 की आबादी में जहां रहता था, जहां हिंदी का अखबार भी नहीं आता था, लेकिन मेरे पास सपने थे जिन्हें लेके मैं यहां तक पहुंचा। और इसलिए पहुंचा कि मैं अपनी हिंदी से प्यार करता हूं, मैं अपनी मातृभाषा से प्यार करता हूं, मैं अपनी हिंदी से मोहब्बत करता हूं। अपनी भाषा से प्यार कीजिए, हिचकिए मत। अंग्रेजी बोलना आवश्यक है, अंतरराष्ट्रीय भाषा जरूर सीखिए। मैं भी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, मैं अंग्रेजी में भाषण देता हूं, किंतु मेरे लिए हिंदी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरी अपनी भाषा है। और उसे बोल के आप देखिए, इतनी रोचक भाषा, इतनी सुसंस्कृत भाषा, इतनी वैज्ञानिक भाषा। दुनिया में सिर्फ एकमात्र भाषा ऐसी है, हिंदी, जो इतनी वैज्ञानिक है, जो जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। एकमात्र भाषा है, जैसी लिखी जाती है। आप अंग्रेजी के अंदर पीयूटी पुट बोलते हैं, लेकिन सीयूटी कट बोलते हैं, उसे कुट नहीं बोलते। साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, उसे साइकोलॉजी नहीं बोलते। लेकिन हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। इसलिए अपनी भाषा पे गर्व कीजिए, अपनी वेशभूषा पे गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए, अपने परिवार पे गर्व कीजिए, इस देश की माटी पे गर्व कीजिए, हमारी उस थाती पे गर्व कीजिए जो सदियों से हमारे साथ चलती आ रही है। ये रामचंद्र और कृष्ण का देश, ये महावीर का देश, ये गौतम बुद्ध का देश। ये किस देश में संस्कृति होगी? आप देखते हैं, ये किस देश में संस्कृति होगी? आप देखिए, जो शस्त्र उठाता है उसे हम वीर कहते हैं, लेकिन जो शस्त्र त्याग देता है उसे महावीर कहते हैं। शस्त्र त्यागना क्या आसान काम होता है? किस देश की संस्कृति है? 5000 साल से जिसने चाहा हम पे हमला किया, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी पे हमला नहीं किया। ये हमारी संस्कृति है। हम पे कोई हमला करे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम किसी पे हमला इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मेरे देश की संस्कृति है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। और उस संस्कृति पे गर्व कीजिए, और यही आगे बढ़ने का सबसे पहला मूल मंत्र मैं आपको दे के जाना चाहता हूं। उस पे गर्व कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे बड़ी चीज ये है, और सपने देखिए, जितने सपने देख सकते हैं देखिए। उन सपनों को पूरा करने की हौसला रखिए, उन सपनों को सच में बदलने की ताकत रखिए, और ईश्वर आपका साथ देगा। दुनिया में अगर आप सपनों को सच में बदलना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है, अगर आप कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
अगर आप कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। आप कदम आगे बढ़ाएं तो, और ये कदम आगे बढ़ाना बड़ा आवश्यक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई उम्मीद नहीं करता कि मैं आपको बदल दूंगा या मेरे आधे घंटे का उद्बोधन आपको बदल देगा। मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि बदलता वही है जो बदलना चाहता है। और मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप में बदलाव की जरूरत है। बदलता वही है जो बदलना चाहता है। मैं आपको बदल नहीं सकता, लेकिन आप में ये भावना तो पैदा कर सकता हूं कि आपको बदलना है और मुझे हर रोज बदलना है। इस जगह से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है। हर रोज मुझे कुछ ना कुछ बदलने की चेष्टा करनी है, मुझे कोशिश करनी है, मुझे प्रयत्न करना है, क्योंकि बदलेगा वही जो बदलना चाहेगा। भगवान राम ने जब लंका पे हमला किया और कहा कि हनुमान जी चले जाओ समुद्र के पार, रावण को कह के आओ कि भाई या तो सीता को लौटा दे वरना हमला होगा, तो हनुमान जी ने कहा कि ये समुद्र पार करेगा कौन? तो लोगों ने कहा आप करेंगे। बोले नहीं भाई, समुद्र पार करना ऐसा थोड़ी है। तो जांबवंत आए, उन्होंने याद दिलाया कि हे बजरंग बली, आपने तो बचपन में सूरज को निगल लिया था, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते? आप एक छलांग में हनुमान ये समंदर पार कर सकते हैं। हनुमान उठे और एक छलांग में सारा समंदर लांग दिया। आप सारे के सारे बजरंग बली हैं, मैं तो जांबवंत हूं। मैं याद दिलाने आया हूं कि आपके भीतर ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल करो, उठो, आगे बढ़ो, स्वप्न देखो और स्वप्न देख के उसे पूरा करने की कोशिश करो। जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यक वो है। अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे तो सब कुछ होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और असफल होने से मत डरो। पहली चीज, असफल होने से कभी मत डरो। फेल होंगे जिंदगी में, अगर चलेंगे तो गिरेंगे। मुझे एक आदमी इस दुनिया में बता दीजिए, 6.25 अरब की आबादी है इस दुनिया में, 6.25 बिलियन पीपल, और अब तो बढ़ गए ऑलमोस्ट 7 बिलियन पीपल। एक व्यक्ति पूरी दुनिया में बता दीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति। मैं 10 नहीं मांगता उदाहरण, मैं 20 नहीं मांगता, मैं 50 नहीं मांगता। सिर्फ एक व्यक्ति मुझे ऐसा बताइए जिसने बिना लड़खड़ाए या बिना गिरे साइकिल चलाना सीख लिया हो। मुझे एक व्यक्ति दुनिया में बता दीजिए, बिना लड़खड़ाए या बिना गिरे जिसने साइकिल चला। दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना लड़खड़ाए अगर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते तो बिना लड़खड़ाए जिंदगी में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो बिना पानी के भय से तैरना सीख जाए, संभव ही नहीं है। जितने लोग भी तैरने जाते हैं वो एक बार तो अरे मर गया ऐसी फीलिंग आती है। और हम सब, मैंने एक आदमी को कहा, एक लड़के को मोटिवेट करने के लिए कहा, तू कुछ किया कर, तू क्यों नहीं करता? बोले सब, मैं जब तक पानी में, मतलब जब तक तैरना नहीं सीख जाता तब तक पानी में उतरूंगा ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या हवा में सीखेगा? तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना आवश्यक है। सपने देखने के लिए और सपने सच करने के लिए इस जिंदगी के समंदर में उतरना आवश्यक है। और इस समंदर का मंथन करेंगे तो 50 चीजें निकलेंगी, और 50 चीजें जब निकलेंगी तो उसमें आपके हाथों में वो बहुत कुछ होगा जिसे आप पाना चाहते हैं, और वो आप पाएंगे। दुनिया में अगर आपके भीतर पॉजिटिव सोच है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बदलता वही है जो बदलना चाहता है। मिस्टर फोर्ड एक कंपनी है, उसके मालिक शिकागो ओकब्रुक में होटल में ठहरे हुए थे। एक कथा मैंने वहां पढ़ी, 5वीं मंजिल पे थे, उन्हें फूलों की जरूरत पड़ी। और जब फूलों की जरूरत पड़ी तो उन्हें लगा कि मुझे फूल खरीदने हैं, मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने खिड़की खोली तो देखा कि एक फुटपाथ पे एक आदमी फूल लेके बैठा हुआ था। बैठा क्या, लेटा हुआ ही था, लेकिन फूल उसके पास पड़े थे। उन्हें समझ में आ गया ये फूल बेचने वाला है। उसके पास चले गए, नीचे उतरे, उसके पास गए और उसे उठाया, भैया थोड़े फूल दे दे। तो अनमना सा उठा, हाँ बोलिए क्या है? बोले थोड़े फूल दे दे। फूल लेते वक्त मिस्टर फोर्ड ने उससे एक सामान्य से सवाल किया, दोस्त ये तो मैंने ऊपर से तुझे देख लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि बदलता वही है जो बदलना चाहता है। बोले ये तो मैंने ऊपर से तुझे देख लिया, इसलिए मुझे पता चल गया कि तेरे पास फूल है। तेरी बिक्री करनी है तो तू चिल्लाता क्यों नहीं है कि फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो? लोगों को ज्यादा सुनाई देगा, पता चलेगा। अब उसे बदलने की कोई चाहत नहीं थी फूल बेचने वाले को। उसने कहा, बोला हाँ चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? बोले क्या होगा? क्या तेरे फूल ज्यादा बिकेंगे, उन्हें खरीद, मतलब तू ज्यादा चिल्लाएगा तो ज्यादा फूल बेचेगा। बोले हाँ ज्यादा बेच दिए, फिर? बोले फिर क्या, आज तू ये फुटपाथ पे छोटा मोटा ये एक तेरी सी ये रेहड़ी लेके बैठा है, तेरी एक दुकान हो जाएगी। बोले हाँ दुकान भी बन गई, फिर? बोले फिर क्या, तेरी दुकान बनेगी तो लोग ज्यादा आएंगे, लोग देखेंगे फूलों की अच्छी दुकानें, ज्यादा खरीदेंगे, तो तेरी एक दुकान से 4 दुकान हो जाएगी। बोले हाँ 4 भी हो गई, और?
बोले फिर तेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर होगा अमेरिका में? बोले हाँ वो भी हो गया। फिर बोले तेरे पास लाखों डॉलर होंगे? बोले हाँ वो भी आ गए। फिर बोले फिर आराम करना? बोले वही कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत कर। बदलता वही है जो बदलना चाहता है। इसलिए मेरी पहली आपसे इल्तजा यह है कि बदलिए, बदलने की सोच रखिए। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं है कि वो कहे कि मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बदलने की जरूरत है। आपका नाम क्या है? वैभव। वैभव क्या करते हैं आप? सर्विस। कहां नौकरी करते हैं? रतलाम में। किस चीज की नौकरी करते हैं? कपड़े की दुकान पे। ऑल राइट, बैठिए वैभव। आपको बदलने की जरूरत इसलिए है कि आपसे कोई बात कहे तो उसे मानो, है ना? जैसे आप चुपके से मोबाइल लेके बैठे हुए पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे। आपको क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? आप वो जो पीछे आदमी बैठा हुआ भी है ना, शैलेश लोढ़ा, इसीलिए शैलेश लोढ़ा है कि हजारों लोग भी है तो मेरा कनेक्शन हर व्यक्ति के साथ है। मैं सबके साथ देखता हूं, सबको जानना चाहता हूं। इसलिए आपको बदलने की सर्वाधिक आवश्यकता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी में बड़ा बड़ा बदलाव लाती है। चलिए एक चीज कीजिए कल से, और कुछ मत कीजिए, एक चीज कीजिए। मैं बहुत वर्ष पहले, ऑर्कनसा प्रांत है अमेरिका में, वहां पे कल्चरल एम्बेसडर था रोटरी फाउंडेशन की तरफ से। तो मैं ऑर्कनसा अमेरिका में रहता था बहुत वर्ष पहले। तो मेम्फिस नाम का एक एयरपोर्ट है, वहां पहली बार उतरा। बहुत वर्ष पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात। तो मित्रों मैं कह रहा था कि बहुत छोटे से बदलाव की आवश्यकता है। कल से चलिए एक काम शुरू कीजिए। मैं मेम्फिस एयरपोर्ट पे जब उतरा पहली बार 25-30 साल पहले, मैं उसके पहले सदर्न अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका की तरफ कभी गया नहीं था। पहली जब उतरा, जो पहला व्यक्ति जो मेरे प्लेन से बाहर आते ही मिला ना, उसे मैं जानता था, वो मुझे जानता था, और मुझे देख के मुस्कुराया और कहा हाय, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। तो मुझे लगा कि मैं इतना प्रसिद्ध तो नहीं हूं कि ये भी मुझे जाने। ठीक है, ईश्वर ने मुझे नाम दिया, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं हूं कि ये भी मुझे जाने। तो मैं थोड़ा सा अनमना हुआ। मैंने कहा शायद किसी और को कह रहा होगा। आगे बढ़ा, एक औरत जो सफाई कर रही थी एयरपोर्ट पे, हाय, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। तो मुझे लगा इसने भी मुझे ही कहा है। तीसरा व्यक्ति मिला जो इमिग्रेशन काउंटर के बाहर खड़ा रहा, मुस्कुराया, हाय, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। मुझे चौथे व्यक्ति में समझ में आ गया कि इन लोगों को मुस्कुराहट बांटने के लिए जान पहचान की आवश्यकता नहीं होती। वो मुझे नहीं जानते थे लेकिन मुस्कुराए। पांचवें व्यक्ति मिला तो मैं पहले मुस्कुरा उठा। बस इतना सा काम कीजिए, कल निकलिए घर से, कुछ मत कीजिए, जो पहला व्यक्ति मिले उसे देख के मुस्कुरा भर दीजिए। करना क्या है? पर इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा कि घर के बाहर खड़े रह के इंतजार कर रहे हो कि पास वाले मोहल्ले की लड़की कब निकले और कब मैं मुस्कुराऊं। मुस्कुराइए। मुस्कुराहट बांटना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में आदमी मुस्कुराहट बांटने को कमजोरी समझता है, हंसने को कमजोरी समझता है। मुस्कुराइए ना। जिंदगी में एक ही तो चीज ईश्वर ने ऐसी दी है जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मुस्कुरा भर देना है, कुछ भी नहीं करना। आप पहले व्यक्ति के सामने मुस्कुराएंगे, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने मुस्कुराएगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के सामने मुस्कुराएगा, तीसरा चौथा देखेंगे आप कुछ देर में मोहल्ला मुस्कुरा रहा होगा, शाम तक देखेंगे शहर मुस्कुरा रहा होगा, दूसरे दिन राज्य, और तीसरे दिन सारी दुनिया मुस्कुरा रही होगी। और मुस्कुराहट बांटने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक मुस्कुराहट को दूसरी मुस्कुराहट भेजना भर है। मुस्कुराइए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है। ये बदलाव कर लीजिए अपने संस्कारों में कि मुझे, कुछ लोग ऐसे होते, मेरे मोहल्ले में, मैं सिरोही में पढ़ता था, मेरे मोहल्ले में एक साहब ऐसे थे, उन्हें नमस्ते भी कर दो तो लड़ने आ जाते थे। घर से मैं निकला, नमस्ते, 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 कल मिला जब तो नमस्ते किया नहीं, भाई नमस्ते। वो रोज डांटते थे, मैं रोज नमस्ते करता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। 7वें दिन मैंने नमस्ते नहीं किया, मैं जाने लगा। उन्होंने मुझे रोका, शैलेश आज नमस्ते नहीं किया। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा अंकल नमस्ते। उन्होंने कहा नमस्ते। 7 दिन की डांट की तपस्या का फल यह हुआ कि वो व्यक्ति जिसके पत्थर जैसे दिल में मैं संवेदनाएं पैदा नहीं कर पाया था, मेरी एक न नमस्ते कहने में वो संवेदनाएं पैदा हो गई। आपकी एक मुस्कुराहट जीवन में कितनी संवेदनाएं पैदा कर सकती है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी। इतना सा भर कीजिए, अपनी संस्कृति में बस इतना सा बदलाव कर लीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
टेलीविजन कम देखिए। साढ़े 8 से 9 तक देखिए। और वो इसलिए देखिए कि मुझे गर्व है कि मैं देश की संस्कृति के वाहक एक ऐसे कार्यक्रम में काम करता हूं, एक ऐसे कार्यक्रम का छोटा सा हिस्सा हूं जिससे बरसों बाद इस देश में एक काम किया। ये देश जो परिवारों में बिखर रहा था, ये देश जिनके टेलीविजन अलग अलग हो गए थे, ये देश जो अपनी बच्चियों के साथ टेलीविजन देखता नहीं था, हमने सारे परिवार को टेलीविजन के सामने बिठा दिया। हमने पूरे परिवार को एक किया, सामने ला के रख दिया। वो देखिए, वो जरूरी है क्योंकि वो संस्कृति है। वहां एक गुजराती भी है, एक राजस्थानी भी है, एक बिहारी भी है, एक सिख भी है, एक बंगाली भी है, एक साउथ इंडियन भी है। आप कहते रहिए वो गोकुल धाम है, मैं कहता हूं वो छोटा हिंदुस्तान है। हम एक हिंदुस्तान को दिल में बसा के चलते हैं। लेकिन टेलीविजन के ग्लैमर से प्रभावित मत होइए, अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखिए। और दुनिया में अगर आपके पास दम है, अगर आपके पास सपने हैं, तो आप कहीं रहे। रतलाम तो बहुत बड़ी जगह है। लोगों को लगता है कि हम छोटी जगह रहते हैं, हम कैसे आगे बढ़े। रतलाम तो आप शैलेश लोढ़ा को जानते हैं आज कि वो टेलीविजन के सुपरस्टार हैं। शैलेश लोढ़ा बहुत बड़े कवि हैं। शैलेश लोढ़ा लाखों रुपए लेते हैं कार्यक्रम में आने के। ये सब तो आज का सच है। लेकिन मुझसे पूछिए, मैं उन जगहों से निकला जहां पे एक कॉपी खरीदने के लिए मुझे मेरे पिताजी से पूछना पड़ता था तनख्वाह आई कि नहीं आई। मैं उन जगहों से निकला जहां अखबार नहीं होते थे। मैं उन जगहों से निकला जहां मैं विशुद्ध हिंदी माध्यम में पढ़ता रहा। अंग्रेजी में 6ठी क्लास में आके पहली बार मैंने ABCD देखी कि क्या होती है ABCD। मैं उन जगहों पर रहा जहां पे अभाव खूब थे, लेकिन सपने अभावों से बहुत बड़े थे। उन जगहों की एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, क्योंकि मेरी अपनी कहानी है। मैं उससे बेहतर आपको कोई उदाहरण दे नहीं सकता, इसलिए दे रहा हूं। निम्बाहेड़ा नाम की जगह यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं पढ़ता था वहां 7वीं 8वीं, तो बहुत बाद में गया। 4थी 5वीं क्लास में पढ़ा करता था मैं वहां निम्बाहेड़ा में। मैं फिल्मों का बहुत दुर्दांत शौकीन था, भयंकर। उस जमाने में फिल्मों के अलावा और कोई मनोरंजन का साधन था नहीं। और आप जैसे मेरे दीवाने, वैसे हम फिल्मी कलाकारों के दीवाने, लेकिन हमें देखने को मिलते नहीं थे। हमारे पास कोई सिद्धार्थ कश्यप तो था नहीं कि कोई फिल्मी कलाकार ले आता, तो हमें तो कौन देखने को मिलता वहां पे। तो हुआ ये कि मैं नूर महल नाम की स्कूल में पढ़ता था, वहां रहता था। और घोषणा हुई उस जमाने में, एक फिल्मों में बाल कलाकार होते थे जो थोड़े से बड़े हो गए थे, बड़े हिट थे, जूनियर महमूद साहब, कि वो अपना ट्रुप लेके आ रहे हैं। अब मैंने सुना तो मेरी बाँछें खिल गई कि जूनियर महमूद आएंगे, मैं देख सकूंगा। अरे फिल्मों का आदमी, पर्दे से बाहर निकला मतलब ईश्वर भगवान, इतनी श्रद्धा फिल्मों के प्रति, मनोरंजन के प्रति। देखूंगा, पर देखूं कैसे। टिकट उस जमाने में 100 रुपया, और पिताजी की तनख्वाह कुल जमा 100-150 रुपया, 135 रुपया। उनसे मांग भी नहीं सकता था। मैं घर के बाहर बैठ गया, क्योंकि मेरे घर के सामने स्कूल का मैदान था, वहां प्रोग्राम था। घर के बाहर बैठा हुआ था, जो लोग जा रहे थे उन्हें देख के मैं बहुत दुखी था। ये सब जूनियर महमूद देखेंगे, मैं छोटा बच्चा, मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन बैठा रहा। कार्यक्रम शुरू हुआ। छोटा गांव था, हॉल तो था नहीं, और इतना खूबसूरत पांडाल भी नहीं था जितना चेतन कश्यप जी ने बनवाया। वो तो उस जमाने की बात, 77-78 की बात, अगस्त का महीना। एक छोटा सा पांडाल, कार्यक्रम शुरू हुआ। जबरदस्त तेज बरसात हो गई। बरसात हुई और भगदड़ मच गई। भगदड़ मची और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम आज तो हो नहीं सकता, अब ये कल होगा। तो जिन्होंने टिकट लिया वो कल आए। अब जब बाकी सब लोग लौट रहे थे, मैं बड़ा प्रसन्न था। देख लिया जूनियर महमूद, बहुत खुश, और आया मजा। हिंदुस्तान का हर वो आदमी बहुत सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वो निकले, लेकिन एक दिन की खुशी दूसरे दिन खुदा की मार देखिए, उससे भी ज्यादा तेज बरसात। सबके टिकट धुल गए, भगदड़ मच गई। और छोटा सा गांव था, कलाकार लौट नहीं सकते थे, लोग तो खड़े हो जाते थे रेलवे स्टेशन पे। तो उन्होंने कहा आप कोई टिकट विकेट नहीं, तीसरे दिन जिसको आना है आओ, खुला ओपन। अब ये सुनना था कि मेरी बाँछें खिल गई। लेकिन मैंने कहा मैं छोटा सा बच्चा, कुचल दिया जाऊंगा, मेरे को कौन दिखाएगा। तो मेरे घर के पास सलीम नाम का एक लड़का रहता था, उसके फादर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। और स्कूल के मैदान में प्रोग्राम था, तो मैंने सलीम को कहा, मैंने कहा यार तेरे पिताजी को कह कि स्कूल में अपने को कुछ दिखा दे। तो उसने कहा ठीक है दिखाऊंगा, चल। तो मैं पूरी तरह से उसका चमचा बना हुआ। तो मैं वो माता अच्छा पितात्व में, क्योंकि ये जूनियर महमूद मुझे दिखाएगा। उसने कहा चल दिखाऊंगा भी और ऑटोग्राफ भी दिलाऊंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले साइन लेते हैं। मैंने कहा चल जो तू करेगा मैं करूंगा आज, क्योंकि तू मेरे को ले जा रहा है। उसने अपना वादा निभाया। ऐसा स्टेज बना हुआ था, स्टेज के पास वहां एक स्टूल रखा गया नीचे, और पीछे स्कूल के कमरे थे।
मतलब हमारा स्टेज की तरफ ऐसे चेहरा था, स्टेज सामने था, 3/4 स्टूल पे वो बैठा, 1/4 पे मैं सुदामा की तरह बिल्कुल, और इतना प्रसन्न था कि देखें, और वो कलाकार तैयार होकर स्कूल के मैदान से, वो कमरों से निकल रहे थे और स्टेज की तरफ जा रहे थे, और मैं इतना प्रसन्न कि मैं उनको देख पा रहा हूँ, अपार खुशी कि मैं फिल्मी कलाकार को देख रहा हूँ। मतलब मैं उस हर्ष की आपको अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता जो मैं उस वक्त महसूस कर रहा था, जो मैं उस वक्त देख रहा सोच रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ, भीड़ भड़का, मुझे अभी भी याद है वो सफेद बेल बॉटम पहने हुए जूनियर महमूद साहब, जो इतनी बड़ी बड़ी पैंट होती थी, फिल का शर्ट, पसीने से लथपथ हुआ है। ये लड़का जो मेरे को लेके गया था वो साथ में, उसके फादर आए, मिलाया मेरा बच्चा, उसने एक ऑटोग्राफ बुक निकाली, सर ऑटोग्राफ, उन्होंने साइन किए। अब मैंने जिंदगी में ऑटोग्राफ लफ्ज ही कभी नहीं सुना था, तो मुझे पता ही नहीं होता क्या, तो मैंने अपने वो सिलेक्स के निक्कर से जेब से मुड़ा थोड़ा कागज निकाला, मैंने कहा सर साइन। हालांकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं रहा होगा, पता नहीं क्या होता है, भीड़ होती है, हम कलाकारों की मनस्थिति नहीं जानते, लोग कहते हैं घमंडी, ऐसा होता नहीं है, हो सकता है मनस्थिति कैसी रही हो, लेकिन उन्होंने कागज ऐसा यहाँ पे किया, कागज में साइन नहीं होते, चल। उन्होंने मुझे धक्का सा दिया। यकीन मानिए मैं 7-8 बरस का था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिंदगी में क्या बनूंगा, मुझे नहीं मालूम था ईश्वर मुझे कहां ले जाएगा, मुझे कतई पता नहीं था कि मैं जिंदगी में कला की दौड़ में आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, जिसके पिताजी एक सरकारी नौकरी में, उनका बेटा, मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूंगा, लेकिन वो जो धक्का यहां दिया शायद उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्होंने कि उन्होंने धक्का दिया, क्योंकि वो उन्होंने मारा यहां था, लगा यहां था। मैं 7-8 बरस का उस स्कूल के मैदान में आंसुओं से भरा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लेकिन अपने आप से उस शर्मिंदगी के भाव में, आंसू भरे हुए आंखों में, और मैंने स्वयं से कहा कि अब अगर जिंदगी में ऑटोग्राफ लफ्ज दोबारा मेरी जिंदगी में आया तो अब मैं ऑटोग्राफ लूंगा नहीं, अब मैं ऑटोग्राफ दूंगा। और ईश्वर ने मदद की मेरी। 30 सितंबर 1981 को राजस्थान का सुमेरपुर नाम, 25,000 लोग, मैं कविता पढ़ के बैठा, और मुझे नहीं मालूम था, 11 साल का बच्चा जब कविता पढ़ के बैठा, कविता खत्म हुई, एक आदमी आया रजिस्टर हाथ में लेके, चेतक का रजिस्टर उस जमाने में आता था, और मुझे कहा कि साइन। मैंने उस पे हिंदी में शैलेश दस्तखत किया, आज भी मैं हिंदी में ही देता हूं, कभी भी अंग्रेजी नहीं लिखता। मैंने शैलेश लिखा, ऊपर देखा और कहा, जूनियर महमूद, आई हैव डन इट। क्या बात है। टेक अ कमिटमेंट, इसलिए वो कमिटमेंट लीजिए। बहुत सपने देखना बहुत मुश्किल होता है, वरना एक युवती जिसने मैकडॉनल्ड्स में काम किया हो, वो आज इस मंच पे इस देश की केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में बैठी हो, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और सपने की ताबीर की। मैं अपनी बात का अंत करता हूं सिर्फ एक उदाहरण देके, और आपसे विदा लेता हूं वापस आपके कार्यक्रम की शूटिंग करने के लिए, जिसे आप मोहब्बत करते हैं। अगर आप कमिटमेंट रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके कमिटमेंट को सपनों में बदलने से रोक नहीं सकती। ब्लाइथवेल, आर्कांसा, मैं उदाहरण देता हूं, अमेरिका में एक प्रांत आर्कांसा, वहां एक जगह ब्लाइथवेल में मैं गया और वहां एक तस्वीर देखी। तस्वीर थी एक 12 साल का स्काउट समझते हैं आप भी स्काउट रहे होंगे। एक 12 साल का स्काउट अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन एफ कैनेडी से हाथ मिला रहा है। मैं जिंदगी में इससे अच्छा उदाहरण दे नहीं सकता जो आपको देके जा रहा हूं। अगर इसे गांठ बांध लेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सपने देखेंगे तो ताबीर करेंगे। विलियम जेनिफर नाम का वो लड़का जॉन एफ कैनेडी से हाथ मिला रहा है। वो तस्वीर आज भी मेरे दफ्तर में लगी हुई है मुंबई में। उस तस्वीर को देख के मेरे दिमाग में कहानी कौन थी कि एक 12 साल का स्काउट अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो इतने प्रसिद्ध, इतने लोकप्रिय, उनसे हाथ मिला रहा है। उस वक्त आपस में क्या बातचीत हुई होगी। विलियम जेनिफर नाम का स्काउट जॉन एफ कैनेडी से हाथ मिलाता है और जॉन एफ कैनेडी सवाल करते हैं, माय डियर यंग मैन, हाउ डू यू फील? मेरे दोस्त, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? वो 12 साल का स्काउट जवाब देता है, सर, आई एम फीलिंग as if current president of America is shaking hand with the future president of America, and that William Jennifer Clinton became that country's president twice. वो आदमी उस देश का 2 बार प्रेसिडेंट बना। वो 12 साल का स्काउट, उसने सपने देखे। सपने देखिए, रोज सुबह उठिए और कहिए अपने आप से, आई कैन डू इट। इस हॉल से बाहर निकलिए और कहिए, आई विल डू इट।
मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप कांच में अपने आप को देखें और कहें आई डिड इट, और जो भी करें इस राष्ट्र के लिए करें, क्योंकि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। क्या बात।